बोलना गुनाह हो गया, ऐसा बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही, सही बोला साहब, सही बात बोली आपने। आजकल की कंडीशन ऐसी होगी भाई साहब, अपने हक की लड़ाई भी नहीं मांग सकते हैं, है ना। इतना बड़ा संविधान बना है, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई, लोक संख्या हो गई हमारी, और इसमें अगर हम हमारे हक की बात करते हैं तो भाई साहब हम गुनाह कर लेते हैं। वही बात चल रही है। और इसीलिए जो भाई साहब, एक बात बताइए भाई साहब, ये चाइना इतना आगे क्यों चला गया पता है आपको? एक देखो, अगर भारत में किसी भी अगर एक भारत में अगर किसी भी एक जड़ का अगर कारण आप देखोगे ना, वो शुरुआती शिक्षा से होता है। हमने हर बार बोला है, हम हर बार बच्चों को बोलती भी है कि किसी भी देश की अगर तकदीर हमें बदलनी है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जहां पर हम शिक्षा से जरिए जो है हम बच्चों को आगे लेके जाए। और हमारे दुनिया में, हमारे भारत में क्या हो रहा है, आप सभी लोग देख पा रहे हो कि जो शिक्षा देने का काम शिक्षक करते, जो टीचर्स करते, बस अब उनको ही कुचला जा रहा है, उनको दबोचा जा रहा है। और सरकार आने के बाद बड़े बड़े दावे करते कि हम अमका कर देंगे, हम डिमका कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं होता है। क्या होता है? 5 साल अभी यूपी में भर्ती निकली है, यूपी जो है यूपी टीजीडी अपना एलटी ग्रेड की जो एग्जाम निकली है, वो नोटिफिकेशन निकला है। वहां पर क्या हुआ? 7 साल बाद एग्जामिनेशन निकले हैं भाई, है ना। 7 साल और 10 साल से वो हमारे बाबूजी वहां पे राज कर रहे हैं। तो क्या किए उन्होंने बताओ? क्या किए उन्होंने बताओ भाई साहब? 7 साल बाद वैकेंसी निकली और मान लीजिए एक बच्चा अगर 34 साल में जिसने प्रिपरेशन किया होगा, 7 साल बाद अगर पढ़ाई करने के बाद अभी वो इलिजिबल नहीं रहा ना उसके लिए, 40 साल की वहां पे उम्र उन्होंने रख दी है, और वहां पे वो इंसान अभी क्या करेगा भाई साहब? दिहाड़ी कर रहा होगा, आपके जैसा इधर उधर घूम रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या कर रहा होगा वो बताइए? गया ना, टैलेंट वेस्ट गया ना। और इसीलिए जो है भाई साहब, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोग जो है भारत छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, हमारे भारत की अगर संस्कृति आप देखोगे तो मां बाप के बाद अगर किसी को पूजा जाता है, वो शिक्षक होता है, वो टीचर होता है। कि उन सभी को पता है कि भाई साहब, अगर मां बाप के बाद सही मार्गदर्शन और सही दिशा देकर अगर कोई काम करता है तो वो शिक्षक ही होता है। और आज हम उसी एक शिक्षक के नाते जो है आपके सपोर्ट में खड़े हैं। आज हम मांगते हैं आपका साथ। और यहां पर एक बार हाथ खड़ा कर दें, कौन कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन कौन हमारे साथ खड़ा है? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, उनका कोई भी पता नहीं है। जब से इनको अरेस्ट किए उनके बाद सर ने बस 2 वीडियो हमारे पास भेजे कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, बच्चों को बता दीजिए कि ये सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ करने के बाद उनका कोई भी पता नहीं, ना उनका कॉल लग रहा है, ना उन तक हम पहुंच पा रहे। हमारी क्या हालत होगी हमको पता है। क्या किया नूर? बताओ क्या किए उन्होंने? क्या किए इस इंसान ने? क्या किए है भाई? इतने दिन से इनको गाली गलोच करी गई है ना। इनको बदनाम करने की कोशिश कर दी है कि भाई साहब क्या करते हैं, आते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं। पर आज जब ये शेर वहां पे दिल्ली में गया, भाई साहब इनको अरेस्ट कर दिया। बाकी लोमड़ी लोग कहां छुपे? बाहर तो निकले, बताए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। बिहारी बिहारी करके भाई साहब बड़ा नाम खड़े करते हो ना भाई साहब, ये बिहार के नहीं है, हम मानते हैं बिहार के नहीं है, पर बिहार के लिए इनका दिल धड़कता है। क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की हालत क्या है। वो जानते हैं कि बिहारियों के पास एक ही उपाय है, वो शिक्षा का मार्ग है। और शिक्षा देने वाले अगर अच्छे से बन गए तो आने वाले समय में बिहार की भी दशा सुधार सकते हैं, ये इनको पता है। पता है, ये सब बातें हो रही है। और इसी के लिए हम मानते हैं कि आप जितना भी आज साथ दे सकते हो उतना साथ दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में शायद ये बात करने के लिए ना ही आप रहोगे ना हम रहेंगे। पर अभी जो एक आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ है, उसे हम कितना आगे लेके जा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि हम वहां पे उतर चुके हैं। क्योंकि अकेला सिपाही कुछ नहीं कर सकता है ना। जब तक उसके साथ पूरी दुनिया या पूरे आप लोग नहीं आ जाते, तब तक ये जो हमारा फासला है वो दिल्ली तक नहीं जा पाएगा। ये बात आपको समझनी है। बस यही अभी करना है, जितना ज्यादा लोगों को बता सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि शेयर करो, बस आपने बता भी दिया कि हमें इस आंदोलन में हिस्सा लेकर जो इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। और ये किसी एक शिक्षक की नहीं, किसी टीचर की नहीं, ये हमारे हक की लड़ाई है। ये जब तक आप नहीं समझोगे नहीं होने वाला है। मान लीजिएगा आने वाले 15 अगस्त को हमारा जो इंडिपेंडेंस डे रहने वाला है, उस दिन तक अगर ये आंदोलन हमारा सफल होता है तो मान लीजिएगा एक नई क्रांति इस भारत में लिखी जाएगी, जो शिक्षकों ने अपने कलम के माध्यम से अगर नहीं हो पाए तो भाई साहब मैदान में उतर कर उन्होंने की है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अभी आपकी बारी में बार बार बता रहा हूं, अभी आपकी बारी है। अब क्या बोलो, चलो बताइए।
अभी रिसेंटली लेटेस्ट न्यूज एक ये आई है कि अभी जब से दानिश सर को वो जो गाड़ी है दानिश सर वाली उसको उनको घुमा रहे थे बहुत देरों से, जब वो पूछा भी जा रहा है कि कहां जा रहे हो तो बताया नहीं गया। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि द्वारका पुलिस स्टेशन पर उन सबको उस गाड़ी को रोका गया है और द्वारका पुलिस स्टेशन के अंदर उस गाड़ी के अंदर जितने भी शिक्षक हैं जिसमें दानिश सर भी थे उनको थाने के अंदर बिठाकर रखा गया है। अभी फिलहाल ये मतलब क्या एक तरीके का क्या क्राइम है, मतलब अगर हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम एक सच्चाई की बात कर रहे हैं, तो हमने कोई अपराध कर दिया क्या किसी के लिए? अगर अपराध कर दिया तो उसका ग्राउंड बताइए कि किस ग्राउंड पर आपने अपराध किया है। प्रॉब्लम यह हो गई है कि सच बोलना गुनाह हो गया है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। मैं एक बात जानता हूं कि सच परेशान जरूर हो सकता है सर, लेकिन अंत में जीत हमेशा ही सच की होती है। हमेशा सिस्टम को बदलना होता है। जब भी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, जब भी किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, हो सकता है शुरुआत में वो परेशान रहा हो, लेकिन अंत हमेशा जीत उसी की होती है, ये कंफर्म है। तो ये अभी वो टाइम है जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब परेशान किया जा रहा है कि आप बैठ जाओ, थक हार के बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए। लेकिन यही वो समय है कि अगर इस समय हम बैठ गए चुपचाप या हमने इस गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये गलत हमेशा के लिए गलत बना रहेगा। हमें इस गलत के खिलाफ ही आवाज उठानी है। हमने गलत क्या पूछ लिया भाई? हर एग्जाम, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करो भाई, वो अपना कैलेंडर जारी करता है और हर उस डेट को एग्जाम होता है जिस डेट को वो मेंशन कर देता है। जितनी भी भर्तियां हैं आप उनका कैलेंडर एक साल पहले जारी कर दीजिए ना। चुनाव की भी डेट आप पहले बता देते हो ना, हर चीज का। चुनाव का रिजल्ट आप कैसे 6 महीने के अंदर निकाल देते हो कि भाई इतने अंदर होना चाहिए हर हालत में। तो आपको किसी भी भर्ती का रिजल्ट देने में 1-1 साल 2-2 साल क्यों लग जाते हैं? रिजल्ट तो बहुत दूर की बात रही, नोटिफिकेशन देने के बाद भी आप 3-3 साल तक एग्जाम नहीं करा पाते हो। उदाहरण आपके सामने है यूपी टीजीटी। अभी भी अध्याचन आप मांग रहे हो नई नई भर्तियों का, क्यों? क्योंकि 2000 अगले साल इलेक्शन। हर भर्ती को आप चुनावी मुद्दा बना देते हो और जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, संपन्न पार्टी बन जाती है, बस खत्म। फिर तो सिस्टम ऐसा क्यों बनाया गया? करप्ट क्यों कर दिया गया सिस्टम को? इतना करप्ट कर रखा है सिस्टम को कि उसको लात लतीफ चल रही है, कुछ भी चीजें हो रही है, बस काटना है चीजों को। और मैं आपको बता दूं, अगर हमेशा याद रखो, ये हम लोगों की जीत ही होगी एक दिन, निश्चित है ये बात। सब लोग अगर साथ में रहे और इस सिस्टम के करप्शन के खिलाफ अगर आवाज उठाते रहे तो इस सिस्टम को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। हर चीज को प्रॉपर रेगुलर वे में रखिए, प्रॉपर कैलेंडर जारी कीजिए, जिस डेट को बोला है उस डेट को आप नोटिफिकेशन दीजिए, जिस एग्जाम डेट को आप बोल रहे हैं उस डेट को एग्जाम लीजिए और रिजल्ट भी उसी दिन अनाउंस कीजिए। देखते हैं कहां से आपका भविष्य या बच्चों का भविष्य होता है। क्यों बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे भाई? किसी को शौक है क्या कि भाई लाठियां खाना है, जेल में जाना है? किसका शौक होता है? किसका भाई मन है कि हम भविष्य में लाठियां खाएंगे या जेल जाएंगे? भाई गलत कर रहे हो तब बच्चे ये बाहर आ रहे हैं। इनको एग्जाम दीजिए, पढ़ने दीजिए, भविष्य बनाने दीजिए, देश का भविष्य बनेगा, देश प्रगति पर रहेगा। लेकिन वो नहीं चाहते आप। शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिया है, उल्टा स्कूल्स बंद कर रहे हो आप, भर्ती ना देनी पड़ जाए, रेवेन्यू ज्यादा ना पड़ जाए। ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आप शिक्षा का लेवल नीचे गिरा रहे हो और आप चाह रहे हो कि हमारा भविष्य प्रोग्रेस करे। कहां से प्रोग्रेस कर जाएगा? जस्टिस होना चाहिए, सही के लिए सही होना चाहिए। जो चीज है गलत है उसको हटाइए, बिल्कुल हटाइए आप। भाई एग्जाम में 15 मिनट लेट हो जाते हैं, आप घुसने नहीं देते। जब सिस्टम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, जिनसे गलतियां हुई है निकालिए उनको बाहर सिस्टम से। बहुत यूथ पड़ा है, बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हैं उसको संभालने के लिए। जो भी सिस्टम गलत कर रहा है बाहर करिए उनको। क्यों नहीं कर रहे आप? और अगर सच के खिलाफ आवाज उठाओ तो जैसे इन पे लाठियां पड़ी है ना टीचर्स पे, उन पे भी बजाइए आप, तब हम मानेंगे कि आप सही फैसला कर रहे हैं हर चीज का। जो निर्दोष है उन पर आप लाठियां फैला रहे हो। अभी वो कुछ कर दे तो आप उनको बोल देंगे कि भाई क्राइम कर दिया इन्होंने। अभी वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से आपने बात की, इवन पुलिस ने वादा भी किया मिलाने का, फिर क्यों नहीं मिलाया? आप वादा करके मुकरने वाले लोगों में से हैं सिस्टम पूरा। मेरा तो बस एक ही कहना है बच्चों कि यही तो वो दिन था जिस दिन के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दिन देखा था कि एक दिन ऐसा समाज बनाएंगे, एक दिन ऐसा देश बनाएंगे जिस देश में शिक्षकों को लाठी पहुंचेगी, लाठी मारी जाएगी शिक्षकों को। इसी दिन के लिए तो हमने संविधान बनाया था, इस देश को आजाद करवाया था, है कि नहीं? अब हमें बोला जाएगा कि पाकिस्तान चले जाइए, अब हमें बोला जाएगा टर्की चले जाइए, अगर इतना ही व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लगती चले जाएंगे जी, चले जाएंगे। क्या करें यहां रह के? क्या करे इस देश में रह के जिस देश में शिक्षकों को लाठी मारी जाती है? वो शिक्षक जो आने वाला भविष्य बनाता है, वो शिक्षक जो आने वाला देश बनाता है, उसी शिक्षक को आपने लाठी मारी आज। बताइए इससे शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? क्या आपने कभी सुना है चाइना में कभी ऐसा होता है? क्या आपने कभी सुना है फ्रांस में कभी ऐसा होता है? क्या आपने कभी सुना अमेरिका में कभी शिक्षकों को मारा जाता है? लेकिन भारत में ऐसा होता है भाई। जो कहीं नहीं होता वो भारत में होता है। ऐसे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग,
ऐसे प्रोग्रेस करेंगे, ऐसे चाइना को पीछे डालेंगे हम लोग। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यह हाल जहां पे आय असमानता इतनी है कि 1% लोगों के पास में देश का 40% पैसा है। यह आय असमानता है और ऐसा देश बनाया हमने। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब के बच्चे लाठी खा रहे हैं। गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो लाठी खा रहा है। यही है आपके देश में। जब इलेक्शन होता है तो टाइम से इलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है, टाइम से इलेक्शन होता है, टाइम से रिजल्ट आता है। सारी चुनाव प्रक्रिया टाइम से होती है, लेकिन फिर रिजल्ट क्यों नहीं होता? बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं होता? बच्चों का नोटिफिकेशन क्यों नहीं होता? 2-2 साल से बच्चों का नोटिफिकेशन नहीं आया। किसी किसी स्टेट में तो बच्चों का एग्जाम हो गया लेकिन उनका लेटर ही नहीं आया। राजस्थान में छत गिर गई, यूपी का भी सेम हाल है, बिहार का भी सेम हाल है, उत्तराखंड का भी सेम हाल है, पंजाब का भी सेम हाल है, हरियाणा का भी सेम हाल है। कि कैसा कैसा देश बनाया हमने? ये कैसा देश बनाया? बताओ आप, बताओ। जब आपकी मतलब की बात होती है, अभी कुछ साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया था, आपको चंदा देने वाली स्कीम, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया। इतने जल्दी? जब आपके मतलब की बात होती है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट सब लोग साइन कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों के हित की बात होती है तब कहां गया लोकसभा, तब कहां गया राज्यसभा? तब ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं। ऐसा ही अहंकार 1975 में इंदिरा गांधी जी को आया था, ऐसा ही अहंकार फिर उनको 1977 के इलेक्शन में जनता ने दिखाया था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को मजाक मत समझिए आप, या लोगों ने आपको बनाया, आपने लोगों को नहीं बनाया है। नेता लोग बनाते हैं, आप नहीं बनाते हैं। आपका काम है लोगों के लिए काम करना, आपका काम है जवाबदेही रहना लोगों के प्रति। आप लोगों के प्रति जवाबदेही है, आप अमीरों के प्रति जवाबदेही नहीं है। आपने घोटाला कहां नहीं किया? आपने यूपीएससी में घोटाला किया। जाली बच्चे, जाली सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट। कौन से? कोई बच्चा अंधा नहीं है तो उसके अंधे का सर्टिफिकेट, कोई बच्चा लंगड़ा नहीं है तो उसके लंगड़े का सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन, ये सारी घपलती करिए। डीओपीटी सो रही है क्या? उनको समझ में नहीं आता? आपने किसी एग्जाम में नहीं छोड़ा, आपने नीट को नहीं छोड़ा, आपने रेलवे को नहीं छोड़ा, आपने एसएससी को नहीं छोड़ा, आपने यूपीएससी को नहीं छोड़ा, किसी एग्जाम को नहीं छोड़ा आपने। हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है, हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बाकी देश में ऐसा नहीं होता। चाइना को पीछे छोड़ेंगे आप? चाइना को पीछे छोड़ेंगे? चाइना का एग्जाम देखा है आपने? चाइना का एग्जाम देखा है आपने? ऐसी धांधलीबाजी होती है वहां पे। बच्चों को लाठी मारा जाता है चाइना में, आप चाइना को पीछे डालेंगे? नहीं डाल सकते आप पीछे। जब तक आप शिक्षा में क्रांति नहीं लेके आएंगे, आप चाइना को पीछे नहीं डाल सकते। बस बोलिए आप कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वीडियो बनाइए, बैकग्राउंड में म्यूजिक डालिए, चश्मा पहनिए, बस यही आएगा आपको, और कुछ नहीं आएगा। और मैं उन सारे शिक्षकों से कहना चाहता हूं, कहां हो आप? कहां हो आप? आपकी जरूरत थी आज। जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए आपकी जरूरत थी आज। आप कहां हो? सिर्फ 2-3 टीचर्स है जो यहां पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग कहां हैं? सिर्फ 2 टीचर्स, बाकी लोग कहां हैं? इतना कीचड़ उछाला आपने हम पे, आप कहां हो? जब आपकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, आप कहां हो? बच्चे आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनके लिए आवाज उठाए, आप कहां हो? आप नहीं हो, आप नहीं हो। आप सिर्फ वीडियो बनाओ, आप सिर्फ वीडियो बनाओ अपने स्टूडियो से। जब बच्चों की हितों की बात आती है आप चुप रहते हो। यह सही है, यह है असली चेहरा। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? जरूर बोलूंगा। कहां हो आप? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। इस सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, डीओपीटी को शर्म आनी चाहिए, नेताओं को शर्म आनी चाहिए। यह गांधी का देश है, यह अंबेडकर का देश है, यह बुद्ध का देश है, और इस देश में टीचर को आज लाठी पड़ी है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। अंबेडकर और बुद्ध के देश में आज एक टीचर को यह पड़ी है, डंडा पड़ा है। बंद कर दीजिए, हम भी छोड़ देते हैं पढ़ाना, बंद कर दीजिए। सारे शिक्षक घर बैठ जाते हैं, क्या करे पढ़ा के, क्या करे पढ़ाई लिखाई करके? अनपढ़ लोग तो नेता बन जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके है क्या मिलता है? इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, पैसा कमाइए। बंद कर देते शिक्षा। शिक्षा का कचरा पट्टी बना दिया आपने। चाय बनाएंगे, पकोड़े तलेंगे, बस यही आता है आपको। चाय तलना, पकोड़े तलना, ये भी तो रोजगार है, यही तो बोलते हो ना आप। तो ठीक है, यही करते हैं, छोड़ देते हैं शिक्षा, छोड़ देते हैं शिक्षा। क्या पढ़ाई शिक्षा में? क्या कर लेंगे फिजिक्स पढ़ के, क्या कर लेंगे मैथमेटिक्स पढ़ के? क्या करें? कौन सा हम नोबेल प्राइज लेके आने वाले हैं? वैसे भी कोई नोबेल प्राइज तो आया नहीं हमारे यहां। साइंस पढ़ते हम लोग, छोड़ देते हैं सब कुछ और चापलूसी करना शुरू करते हैं नेताओं की। बस यही करते हैं, अब यही बचा है अब जिंदगी में। क्या करें? जब आपकी हितों की बात होती है तो सारी प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है, जब हमारे हितों की बात होती है तो
पता नहीं आपको कांटे चुभ जाती है। जो जस्टिस वर्ड है ना, निकाल दीजिए संविधान से, निकाल दीजिए जस्टिस वर्ड। कुछ जस्टिस नहीं है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस ना, पॉलिटिकल जस्टिस है ना, सोशल जस्टिस है ना, इकोनॉमिक जस्टिस है, कुछ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ना, नेता का बेटा जो है नेता बनेगा, यानी कि वो मूवी आपने देखा होगा, वहां पे ऋतिक रोशन बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, वही चल रहा है। अब देखो आप सच में रियलिटी बताता हूं, आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, भारत में लगभग 20-25 साल से जो चल रहा है, मैं आपकी हकीकत बताता हूं। किसी नेता का बेटा नेता बनेगा, किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई भाई साहब हीरो हीरोइन अगर है भाई साहब, उसका बेटा है बेटी भाई साहब वहीं पे बॉलीवुड पे काम करेंगे। और आजकल तो ट्रेंड ये भी चल रहा है कि भाई साहब जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे उनके बेटे भी गवर्नमेंट जॉब पर ही लगते हैं। क्यों? गरीबों के पास कोई टैलेंट नहीं है क्या? उनके पास मेहनत करने की कोई हिम्मत नहीं है क्या? वो हिम्मत नहीं करते भाई साहब? क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? दिमाग लगे हुए भाई साहब वो कपड़ों के ऊपर सोते हैं, जहां पे छत से पानी गिर रहा होता है भाई साहब उस छत के नीचे बैठकर वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और आगे जाकर हमें पता चलता है कि हम वो सेंटर पे जा रहे हो, आधी रात को भाई साहब हमें कॉल करके या मैसेज करके हम ऐसे बताती है, या कोई भी एग्जाम बताती है कि आपके एग्जाम हमने कैंसिल कर दिए है, अगली बार हमको आपको बताएंगे कि एग्जाम आपकी कब होने वाली है। ये हमारा सिस्टम है। अभी सर ने जो बोला बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा का बेटा राजा चलेगा, बस वही रीत जो है हमारे भारत में चलते आ रही है और चलते रहेगी। वो तब तक चलते रहेगी जब तक हम मिडिल क्लास वाले लोग और गरीब लोग बस सब इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। इस बात को आपको समझिए, यही चल रहा है। और सच में बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यह हकीकत है? ये ग्राउंड लेवल की बात है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो इसको हम नहीं बदल पाएंगे, इसको हम नहीं बदल पाएंगे, याद रखिएगा। और दानी सर, भावेश सर, हमारी टीम जो है वहां पर जाकर अगर प्रोटेस्ट करने के लिए गई थी तो भाई साहब वहां पे क्या उन्हें बंदूक और भाई साहब कट्टा लेके गए थे कि कोई अगर पॉलिटिशियन आ जाता है उसे उड़ा देंगे? और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी टीचर्स को देख किस तरह से, किस हालत में रखा गया है। जस्ट इमेजिन, अभी हमारे पास ये वीडियो आया है, किस तरह से रखा गया है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि जो शिक्षक भाई साहब बच्चे को ये बताता है, उसको शिक्षा देकर ये बताता है कि हमेशा आपको कुर्सी पर बैठना है। जस्ट इमेजिन करिएगा। ये हालत है शिक्षक की आज। जस्ट इमेजिन करो भाई, अगर मान लीजिए शिक्षक की ये हालत करके हमारे गवर्नमेंट अगर रखी है तो और कुछ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे दानी सर, बाकी सभी लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। शिक्षक को कहाँ बिठा के रखा हुआ? मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि देखो टीचर को, शिक्षक की एक गरिमा क्या है, थाने में कहां बिठा के रखा हुआ, ये आपको दिखाते हैं। और ये कोई अपराध करके नहीं गए थाने में। आप ये सोचे कि अपराध करके गए तो भाई गरिमा की बात उठती है। ये सिर्फ बच्चों के हितों की आवाज उठाने का परिणाम है कि शिक्षक कहां बैठा हुआ थाने में। मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए जितने भी ये शिक्षक है कहां बिठाकर रखे हैं, आप खुद देखिए, जमीन पर बैठे हुए थाने में। जबकि क्लियरली ये बात है कि अगर कोई अपराधी, थाने में कुर्सियां होती हैं, कुर्सियां भी आप अरेंज कर सकते हो। जब आप इतनी भीड़ को उठाकर गाड़ी में डालकर उठा सकते हो, लाठी चार्ज कर सकते हो, तो क्या जब आप थाने पे ले जा रहे हो तो उनके लिए कुर्सियां अरेंज नहीं हो सकती? जमीन पर बिठा के रखा गया, गरिमा को तार तार किया जा रहा है। आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और मात्र उन बच्चों, उन लोगों के लिए जो अपराध में नहीं गए अंदर, एक सच के लिए आवाज उठाने के लिए, एक विरोध में, गलत का विरोध करते समय ये चीजें होती है थाने के अंदर। आप देखिए। और कब तक बिठाया जाएगा, कोई समय निर्धारित नहीं है इस चीज के लिए। बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलत काम के, सच के लिए ऐसे बैठेंगे। और बैठना है तो अपन लोग निश्चित ये सच को साबित करेंगे, सिस्टम को बदल कर रखेंगे, ये सिस्टम को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर ये करप्ट है तो हमको ये उखाड़ना पड़ेगा हर हालत में, ये कन्फर्म बात है। थाने में कोई निर्धारित समय नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन बिठाएंगे। कब तक बिठाएंगे बताइए आप? और क्यों बिठाएंगे? रीजन तो बताइए। ग्राउंड बताने के लिए, कारण बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्यों? कारण है ही नहीं। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती उसको छुपाने के लिए, कहते हैं ना, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन अंत में वो एक सच ही जीतता है, चाहे 100 झूठ कितने भी खड़े हो उसके साथ। नजफगढ़ थाने के अंदर ही बैठे हैं, आप देखिए ध्यान से इनको। सारे शिक्षकों को उठाकर वहां रख दिया गया है अभी के अभी। और आप बताइए पुलिस के पास क्या है? पुलिस के पास ऊपर से ऑर्डर होंगे, पुलिस अपने हिसाब से तो नहीं उठाएगी ना।
यानी कि हमारे लिए प्रतिक्रिया तैयार करके बैठे, हमारी बातें उनके कानों तक पहुंच रही हैं, अच्छे से पहुंच रही हैं। पुलिस को सपना थोड़ी आ रहा है कि इनको उठाना है, ऊपर से आदेश हुए हैं, इसका मतलब हमारी बात उन तक पहुंचनी है और इतनी तेज पहुंचानी है कि उनके कानों में से पार होनी चाहिए ये आवाज कि हाँ ये गलत है और इसको हमें सही करना पड़ेगा और हर हालत में हम इसको सही करके ही दम लेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों से। आप लोग साथ रहिए, आपका भरोसा साथ रहेगा तो ये हमारे लिए एक ताकत की तरह काम करेगा। यहाँ पर इन लोगों के लिए देखिए, ये सब आपके लिए खड़े हैं, यहाँ पर जितने भी हैं, इनको नौकरियां नहीं करनी है, ये चाहते हैं देश का भविष्य हो। मध्यम वर्गीय परिवार से क्या क्या आशाएं होती है मैं जानता हूं। हमारे देश में एवरेजन देखिएगा तो मध्यम वर्गीय परिवार जो 20 से 30 साल की उम्र होती है, लड़का हो या लड़की हो, कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर। लड़कियों को शादी के लिए प्रेशर होता है। बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम हर साल ये बात बोल देते हैं अपने घर में कि 1 साल रुक जाइए, इस साल मेरी नौकरी लग जाएगी तब आप मेरी शादी कीजिएगा। और भर्ती 1-1 साल 5-5 साल में पूरी होती है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं होती उन लोगों की। क्या बीतती है उन लोगों पे बताइए आप। ये हालत तो पूरे भारत की ही है और यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको बार बार यही बोल रहा हूँ कि देखिए आजकल हमारे भारत में वही चल रहा है कि जो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, जो अपने अधिकार की बात करेगा, उसकी वही हालत जो है वो हमेशा करते आए और करते रहेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि सत्ताधारी जो है अपनी सत्ता आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सभी को पता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो इंसान हक के लिए लड़ता है ना, एक इंसान जो अपने हक के लिए लड़ता है और वो भी अगर मान लीजिए हम आने वाले भारत के भविष्य के लिए अगर लड़ रहे हैं तो ये कुछ भी बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से सभी शिक्षकों को रखा गया है, किस तरह से सभी शिक्षकों को रखा गया है। और वहां पे यहाँ पे देख पा रहे हो कि बस अब दिल्ली का ये कोई द्वारका का एक पुलिस स्टेशन है जहां पर उन सभी को रखा गया है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, उनका गुनाह क्या है पता है आपको? इनका गुनाह बस इतना ही है कि वो आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। कोई जरूरत नहीं थी इन लोगों को, क्या जरूरत थी बताओ? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, क्या जरूरत थी बताओ? अरे एक बात मुझे बताइए, अगर हम शिक्षक अगर इस आवाज को, क्या पता कल हमारे नाम से भी वारंट निकल आए कि टीचिंग पेशा वाले ने बस अब बच्चों को भड़काने का काम किया, बस अब उनको जो है उकसाने का काम किया। हम उकसा नहीं रहे, बस हम डिमांड ये कर रहे हैं कि बच्चों की जो मांग है, देखो हमारे भारत में कंडीशन अभी ऐसी है कि इलेक्शन की अगर बात होती है बस अब 4-5 साल पहले ही डिसाइड हो जाता है कि बस अब इस दिन इस महीने में इलेक्शन होगी और उस सभी तंत्र जो होते हैं हमारे पास उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी निकल रही है, वहां पर अगर 20-25 लाख अगर अभ्यर्थी फॉर्म भरे तो उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सेंटर नहीं है हमारे भारत में, एक प्रॉपर सेंटर नहीं है। और सेंटर होने के बाद भी इस तरह से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है कि पता चलता है कि भाई साहब वहां पे बहुत बड़ा घपला हो गया, फिर एग्जामिनेशन कैंसिल करेंगे, फिर 2 साल बाद उसे कंडक्ट करेंगे, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स और बाकी आरक्षण को सभी को मद्देनजर रखते हुए वैसा उसको फिर से कैंसिल करेंगे। और एट द एंड ऑफ द भाई साहब 5 साल के बाद जब उनकी सत्ता गिरने वाली होती तो फिर से एक बार खड़े उठोगेंगे कि भाई साहब बताएंगे कि इतने बड़ी भर्ती देने वाली बस हमारी सरकार थी, इतने लोगों को हमने भाई साहब रोजगार दिया। भाई साहब कमाल कर दिया आप लोगों ने। संविधान का जो अधिकार है, मुझे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर भाई साहब बच्चों को, अभ्यर्थियों को, और जो इतना ज्यादा युवा, शायद आपको पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा अगर होगा वो हमारे भारत में, लगभग 60% से भी ज्यादा जो है युवा हमारे भारत में। और इतना बड़ा युवा अगर आपको डिमांड कर रहा है तो याद रखिएगा समय हर किसी का आता है, समय हर किसी का आता है। ये बच्चे जो तरस रहे ना आज, ये बच्चे जो तरस रहे आज, मान लीजिए इनको आज रोजगार नहीं मिलता है तो याद रखिएगा इनमें से कोई डाकू बनेगा, इसमें से ही कोई ना कोई बस अब ऐसे काम करेगा, इसमें से आतंकवादी और उसमें से नक्सलवादी पैदा होते हैं। ये बात को समझिए आप, क्योंकि ये जरूरत जो है ये सिर्फ पेट की नहीं है, ये जरूरत केवल पेट की नहीं है, एक सम्मान की भी होती है। अगर मैं MBA बस अब डॉक्टरी और बस अब इंजीनियरिंग पास करने के बाद जो है बस अब झाड़ू लगाने के लिए जो पोस्ट निकालते उसके लिए अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूं तो जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि मेरी उस शिक्षा का क्या महत्व रहा, मेरी उस शिक्षा का क्या महत्व रहा जिसके लिए मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की है, मेरे माता पिता ने खुद खून पसीना एक कर जो है मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, उतना पैसा और इतने मेहनत और उतने साल जो है मुझे एक फूल की तरह वैसा मुझे बताया है कि भाई मेहनत कर, क्योंकि तू ही है जो हमारी तकदीर बदल सकता है। और मान लीजिए लड़कियों की हालत तो उससे भी बदतर है, लड़कियों की हालत उससे भी बदतर है, क्योंकि मान लीजिए 18-19 साल 20-21 साल की अगर हो जाती है तो घर वाले शादी के पीछे पड़ जाते हैं, पर वो लड़की रो रो कर माँ बाप से एक
मौका मांगते कि माँ बस एक साल के लिए मुझे मौका दीजिए, मैं मेहनत कर कर जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करूंगी, मेरे परिवार को सहारा दूंगी, मेरी शादी का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। ये भी वो मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। वो मेहनत करते हैं बेचारी, और क्या हो जाता है बताओ, एट द एंड ऑफ द एंड उसका कहीं ना कहीं बस अब जो है शादी करवा देते हैं, फिर वही कांड हो जाते हैं बस अब जो आप अक्सर जो है टीवी पे और बाकी जगह पे देखते रहते हो। क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूंगा तो भारत में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी समस्या है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, बस अब चोर से लेकर कत्ल से लेकर मर्डर से लेकर आतंक, जितने भी आप देख रहे हो, शुरुआत शिक्षा से ही होती है, शुरुआत शिक्षा से होती। अरे मेरा तो यह कहना है कि पूरे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो, पूरे अगर गवर्नमेंट के स्कूल और अगर मान लीजिए कॉलेजेस खोलते हो भाई साहब, वहां पे क्यों नहीं युवा को भाई साहब वहां पे रोजगार मिल सकता है। आपने तो पूरा शिक्षा दान में दे दिया है कि भाई साहब लो ये धंधा आप करो भाई साहब, उसमें से इलेक्शन के टाइम पे मुझे पैसा दो, मैं मेरी सत्ता चलाऊंगा। बस वही चल रहा है हमारे भारत में और कुछ नहीं चल रहा है। तो याद रखिएगा, प्राइवेट में पता है उनको कि प्राइवेट में 4,000 5,000 महीना लेकर वो शिक्षक जो है जिसका बीएड सीटेट पास होकर भाई साहब वो 4-5 हजार में पढ़ाता है, क्या अपना भी वो खर्चा निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाता है। और क्योंकि सभी को पता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ी तो हमारे भाई साहब जो हमारे पास जो पैसा है गवर्नमेंट का बस उसके पास और लोड बढ़ जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे भाई संसद में जो भाई साहब खाना खाते हो, करोड़ों रुपया भाई साहब एक टाइम में उड़ा देते हो, करोड़ों रुपया एक टाइम में भाई साहब खा जाते हो। उस टाइम पे आपको चिंता नहीं होती कि भाई साहब मेरे पास पैसा कम हो रहा है या मेरे देश का पैसा जा रहा है, हम भी टैक्स भरते, तो क्यों ना भाई साहब ये सब कुछ होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि आज का युवा सोया हुआ है, आज का युवा सोया हुआ है, उसे नहीं पता है। सरकार ने उन सभी को अलग अलग मामलों में फंसा के रखे और वो जो है आने वाले समय को नहीं देख पा रहे, पर हम देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर ये बातें नहीं हो पाई तो याद रखिएगा, ये शिक्षकों को आज ऐसे बिठाया गया है, कल ये तो बाहर बैठे हैं, कल ये जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, उन सलाखों के पीछे इनको डंडे मारे जाएंगे, बाकी सब चीजें होंगी। अगर आज वो हमने काम नहीं किया तो याद रखेगा ये समय दोबारा नहीं आएगा। और ये समय आज अगर आया है तो पूरे भारत को जगना पड़ेगा। हर जो युवा जो आज बेरोजगारी से तंग है भाई साहब, उसको जगना पड़ेगा, उसे आज अपना आवाज उठाना पड़ेगा। भलाई आप वहां पे प्रेजेंट रहकर वहां पर जाकर अगर आंदोलन नहीं कर सकते तो घर बैठे आपके पास मोबाइल है, जितना ज्यादा शेयर हो सकते, जितना लोगों को फैला सकते भाई साहब उनको फैलाओ ताकि वो सभी जागृत हो जाए। क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, ये किसी के लिए नहीं, ये केवल हमारे हक की लड़ाई और हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। क्योंकि ये सभी लोग, इनको कोई जरूरत नहीं है वहां जाकर इतना बड़ा आंदोलन और बाकी सब चीजें करने की, क्योंकि वो आप सभी के लिए ही कर रहे हैं। ये आज नहीं तो कभी नहीं, बस इसी तरह से हमें इसे आगे बढ़ाना है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई साहब नहीं, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, जितना ज्यादा जितने लोगों तक हम पहुंच सके भाई साहब उन सभी तक पहुंचा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब हमारी ही वीडियो शेयर करो या लाइक करो, नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई साहब सभी लोगों को ये बताओ कि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, जंग का आगाज हो चुका है। अब इस लड़ाई को अंत तक अगर लेके जाना है तो हमें साथ खड़ा रहना, हमें साथ आगे बढ़ना है। ये बात आपको ध्यान में रखिए जी। बिल्कुल बच्चों, एक अपडेट आई है कि जो नजफगढ़ पुलिस स्टेशन है उसके बाहर जो छात्र अपने शिक्षकों के लिए खड़े हैं, उन सारे छात्रों को भगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। वे बच्चे जो अपने शिक्षक से प्यार करते हैं, वो बच्चे जो अपने शिक्षक के लिए खड़े हैं, उन बच्चों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है, ये कैसा देश है, ये कैसी डेमोक्रेसी है जिस डेमोक्रेसी में बच्चों को भगाया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये कैसा देश है जहां पे उन अपने टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के लिए खड़े हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भगाया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये विजुअल्स आप देख सकते हो कि कैसे स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं और उन स्टूडेंट्स को पुलिस वाले भगा रहे हैं, उनको खड़े भी रहने नहीं दिया जा रहा। मतलब क्या ही मतलब आपने टीचर्स को पहले बस में बिठाया, बाद में पुलिस स्टेशन लेके गए, ना आपने उनसे फोन छीन लिए, ना वो अपने घर पे बात कर सकते हैं, ना ही वो अपने परिवारों को बता सकते हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा देश है जहां पे शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या आपकी हिम्मत है नेताओं के बेटे पे बच्चों के ऊपर चला के दिखाओ?
नेताओं के बच्चों के ऊपर ऐसी लाठी चार्ज करके दिखाओ, दिखाओ ना। सारा जोर आपका गरीबों के बच्चों के ऊपर ही क्यों लगता है? सारा जोर आपका गरीबों के बच्चों के ऊपर ही क्यों लगता है? वे गरीब बच्चे जो एक सरकारी नौकरी के लिए दर दर घूमते रहते हैं। अमीरों के बच्चे तो कभी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते, नेताओं के बच्चे तो कभी सरकारी की नौकरी के पीछे नहीं भागते। एक भी पूछिए आप जरा, जितना भी अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, पूछिए उन नेताओं से आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, पूछिए उनको जरा, पूछिए उनको। अब वोट मांगने आएंगे तो आप बताइएगा उनको। अब जब वो वोट मांगने आएंगे तब आप उनको बताइएगा कि आपने हमारे साथ में क्या किया। आप वोट मत दीजिएगा उनको, बिल्कुल वोट नहीं देने का, बिल्कुल वोट नहीं देने का। क्यों वोट देने का? क्या किया आप लोगों ने हमारे लिए? हम हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं कि ताकि वो हमारे लिए जवाबदारी रहे। जवाब छोड़िए भाई, इतना प्रताड़ित करके रखा है हमें, इतना प्रताड़ित करके रखा है, क्या बताए। ये जैसे कि आप विजुअल्स में देख सकते हो, टीचर्स को पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है। ये टीचर्स जो भविष्य बनाएंगे उन्हें जमीन के ऊपर बिठाया जा रहा है, जमीन के ऊपर। क्या इमेजिन कर सकते हो? उसमें कौन कौन? उसमें दानिश सर है, उसमें नीतू मैम है, उसमें बड़ी बड़ी फैकल्टीज है। आपने सबको नीचे बिठा के रखा है, क्यों भाई? ये एक देश अपने टीचर्स के साथ में ऐसा कर रहा है। क्या पुलिस वालों को पता नहीं था? क्या पुलिस को ऑर्डर्स किसने दिए? होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री सो रही है? होम मिनिस्ट्री सो रही है क्या? होम मिनिस्ट्री को पता नहीं है? दिल्ली की पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ये देखिए, आप विजुअल्स देख सकते हैं। दानिश सर नीचे बैठे हैं, एक शिक्षक नीचे बैठा है। क्या आपने कभी इमेजिन किया ये इस देश में हो रहा है? ये देखिए, आप नीचे बैठे हैं सर, ये देखिए नीतू मैम आप देख सकते हैं, बाकी टीचर्स आप देख सकते हैं, राकेश सर आप देख सकते हैं, सब लोग नीचे बैठे हैं। आपने एक टीचर को एक कैदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है। क्या एक कैदी के साथ भी कोई ऐसा सुलूक ना करे? एक कैदी के साथ भी कोई ऐसा सुलूक ना करे जो ये देश अपने टीचर्स के साथ कर रहा है, जो ये देश अपने टीचर्स के साथ कर रहा है। और ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु। आता है ना टीवी में, गोदी मीडिया में रोज आता है कि ये हम है विश्व गुरु, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ये है आपके देश का हाल। अब ये जब न्यूज जाएगी ना बाहर, तब आपको शर्म आएगी। ये जब न्यूज बाकी वर्ल्ड मीडिया कवर करेगी कि कैसे इंडिया ने अपने टीचर्स को ट्रीट किया, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपकी बेइज्जती होगी। फिर बोलते हो आप कि नहीं हमारी तो थूथू हो रही है, हमारे ऊपर तो साजिश हो रही है। HDI रैंकिंग देखिए आपने, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग देखिए आपने। शिक्षा क्या है आपका? 75%। 74% आप बोलते हो कि लिटरेसी रेट है, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या है लिटरेसी रेट के? जो एक आम इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है कोई भी आम भाषा में। अमेरिका की लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या है? कोई आम इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है और उसको अप्लाई कर सकता है अपनी जिंदगी में। उनकी लिटरेसी रेट की डेफिनेशन ये है। जमीन आसमान में अंतर है। आप उनको पीछे छोड़िएगा, आप उनको पीछे छोड़िएगा। कैसे छोड़ेंगे भाई? कैसे छोड़ोगे? कैसे पीछे छोड़ोगे चाइना को? कैसे पीछे छोड़ोगे अमेरिका को? आप बस दिन भर तुलना करो अपना पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान से अच्छे हैं, पाकिस्तान से ये है, पाकिस्तान से वो है, बस आप उनसे ही तुलना करो। भारत में ये अच्छा है, भारत में वो, पाकिस्तान में वो खराब है, फलाना ढिमका ये है, बस यही करो आप। जब शिक्षा की बात आती है तो ये मत करो। आप कभी गवर्नमेंट स्कूल जाके देखे हो? कितना वो सरकारी नेता है जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? भाई बताना जरा। गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखा है? डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है, गेट नहीं है। बताओ, छत से पानी टपकता है। आपके बच्चों को भेजो, आपके बच्चों को भी भेजो जरा गवर्नमेंट स्कूल में, तब पता चले आपके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, और आपके बच्चों को सरकारी नौकरी की टेंशन भी क्या है? आपने भ्रष्टाचारी इतना करके रखा है कि आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन गरीब का बच्चा जो उसका माता पिता दिन भर काम करता है, उसको खिलाता है पिलाता है, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है, उसके जिंदगी का सपना होता है कि भैया सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरी आने वाले पुश्ते गरीबी से बाहर निकल जाए। आप उसको तरसाते हो भाई। गरीब की हाय लगेगी भैया, ध्यान में रखना, गरीब की हाय लगेगी। यही अहंकार आया था 1975 में इंदिरा गांधी को। 1977 में लोगों ने दिखा दिया कि लोकतंत्र क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है, लोगों ने दिखा दिया था। शायद से आपको वही दिन दिखाना अभी बाकी है। लोग दिखाएंगे आपको, वो दिन आपको जरूर दिखाएंगे जब अहंकार आपका तोड़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आज अपने शिक्षकों के ऊपर हाथ चलाया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा, ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा आपको। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा आपको। ऐसे लोगों को तो कभी माफ नहीं करेगा जिन लोगों ने शिक्षकों को मारा है। आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करो, है ना। एक बात इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी किसी भी इलेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये लोग आते हैं कॉमन लोगों से मिलने के लिए, है ना।
हम लोगों ने बस इनसे जाकर यही तो पूछा है कि आप भाई भर्तियां क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके विज्ञापन में दिखते हैं कि इतने पद खाली है, आप खुद ही ट्वीट करते हो, खुद ही अपने पोर्टल पर डालते हो और उसके बाद उसको हटा देते हो। इसका मतलब पद तो खाली है ना। अगर आरटीआई मांगी जाए तो उसमें पद दिखते हैं कि भाई इतने पद खाली हैं, तो आप उन्हें रिक्त क्यों रख रहे हैं? उधर आप ये बोलते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन बिना टीचर्स के या बिना उसके कैसे दे पाओगे आप, ये बताइए। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं एसएससी का क्या हाल कर रखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। मतलब प्रॉपर कोई चीज है ही नहीं जिसके थ्रू बच्चे एग्जाम दे पाए। एनटीपीसी देख लीजिए, आप आरआरबी देख लीजिए, टीचिंग देख लीजिए, बच्चा इतना परेशान है टीचिंग का। इतनी बार बच्चा हम लोगों से क्लास के अंदर पूछता है कि भैया कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। कोई प्रॉपर इनका गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रॉपर इनका शेड्यूल नहीं होता कि किस भर्ती का नोटिफाइड कब होना है, किसका अध्याचन कब देना है। बस प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी होती है इनकी तरफ से कि ब्यौरा मांगा गया है, वो ब्यौरा 1 साल में इनका पूरा होता है, उसके बाद बताई जाती है क्या होता, उसमें भी ये पूरा नहीं होता। बीच भर्ती में भी पदें बढ़ती हैं और घटते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं ये बात जानना चाहता हूं इन लोगों से, प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं है? जब हम इतनी सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो क्या एक वर्टिकल जिसे हम भर्ती कहते हैं, रोजगार कहते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रही है सरकार? या कोई भी सिस्टम में बात करूं, कोई भी सिस्टम की बात करो, ये सिस्टम क्यों नहीं, यहां पर आके ये सिस्टम फेल क्यों हो जाता है? बाकी सारी चीजों में आपका सिस्टम एक्यूरेट रहता है, परफेक्ट रहता है, बट जैसे ही रोजगार की बात आती है ये लगता है कि हमने पता नहीं इनसे क्या ऐसा मांग लिया जो हमारा हक नहीं है जिस पर। आप ही तो रोजगार का वादा करते हैं ना, अधिकार। अगर आप न्यूज़पेपर देखिएगा तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में आता है कि इस 5 साल में या इस साल में इतनी लाख भर्तियां। लाख तो छोड़ो, आप हजारों में नहीं करा पाते हो। कोर्ट आपको ऑर्डर करता रह जाता है कि भाई इतने पद खाली है, आप भरिए। सिस्टम उसको भी नहीं देखता है, उसकी भी अवहेलना होती रहती है। कुछ भी कर लो आप, ये देखो इनको जब तक इनके कान पे जू नहीं रहेंगी किसी भी चीज को, जब तक आप इनके कानों में जबरदस्ती, इन्होंने रुई लगा रखी है अपने कानों में, इतनी तेज धारणा है कि इनके कान से ये रुई निकलनी चाहिए, आवाज इस कान से पार होनी चाहिए गोली की तरह। समझ रहे हो? अभी एक और नई बात यह है कि हमारे ही टीचिंग परीक्षा का एक और एम्प्लॉय वहां पर थे, जब दानिश सर और भाभी सर को अंदर बैठाया गया थाने में, तो नॉर्मली हर बच्चे, सारे बच्चे जो है अपने अपने टीचर्स के सपोर्ट में वहां खड़े हुए नजफगढ़ में, ठीक है। पहले तो पुलिस ने उनको भगाया वहां से, समझ आ रहा है। वहीं पर हमारे यहाँ का एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है अभिषेक सर, उनको भी पुलिस उठाकर अंदर ले गई, उनको भी घसीट कर लेकर गई अंदर। भाई क्यों लेकर गई? क्यों भाई? वो अपने ही फैकल्टी, अपने ही टीचर, रिस्पेक्टिव टीचर के लिए वहां खड़े हैं, और भाई किसी के समर्थन में खड़ा होना कौन सी गलत बात है? वहां कोई विद्रोह तो नहीं कर रहे वो लोग, कोई मारपीट नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं कर रहे, सिर्फ समर्थन में वहां खड़े हैं कि भाई हो नहीं क्या वाला है, आप 1 घंटे में छोड़ने वाले हो, 2 घंटे में छोड़ने वाला, आप नॉर्मली बता दो कि भाई हम इतनी देर बाद छोड़ देंगे। समझ रहे हो? आप कोई अपनी तरफ से कोई भी चीज आप उनको क्लियर कर ही नहीं रहे, और क्लैरिफिकेशन के लिए जब जाते हो तो घसीट के आप अंदर बैठा देते हो। भाई क्यों? किसने आपको ये राइट दिया है? आप ये बताइए। पुलिस जब भी कोई एक्शन लेती है उसके पास एक प्रूफ होता है, बिना प्रूफ के पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। इतना एक्शन वो ले रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो उसके पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कहीं ना कहीं से गाइडलाइन जारी हुई है उसके लिए कि भाई आपको ये एक्शन लेना अगर ये चीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई भी वैसा कोई भी गतिविधि हो ही नहीं रही तो आप क्यों उठाकर रख रहे हो? नॉर्मली खड़े हैं आप, ऐसे भी तो जंतर मंतर पे भेजते हो कि भाई धरना देना या शांति विद्रोह जो भी करना है आपको, शांति धरना देना, वहां बैठो। तो नॉर्मली वहां खड़े हैं तो आप क्यों घसीट घसीट कर अंदर बंद कर रहे हो भाई? और बैठा भी रहे हो तो कहां बैठा रहे हो? जमीन पे। आप भी जमीन पे बैठिए साथ में। फिर आप ये मत सोचिए, आज जो आप कर रहे हो, जितने भी ये लोग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिक्षक से पढ़े होंगे। कम से कम शिक्षक की गरिमा का ध्यान रखो। और मैं आपको बता दूं, भले ही सिस्टम में लोग हैं लेकिन वो ये बात जानते हैं कि हम लोग गलत हैं, सरासर गलत हैं, ये उनको अच्छे से मालूम है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। समझ रहे हो? और आज मैं बोल रहा हूं, अगर सारे के सारे शिक्षक, सारे बच्चे अगर एकजुट हो जाएं तो इस सिस्टम को बदल देंगे, ये कंफर्म बात है। बट प्रॉब्लम कहां है कि सारे लोग एक साथ अभी भी नहीं है। आज के टाइम में क्या टाइम होता है भाई, जो फंस रहा है आदमी उसको छोड़ता है, खुद भागता है हर जगह से। हमें भागने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि अगर लाठियां पड़े, धरना पड़े तो सामने खड़े रहे, तब झुकती है कोई भी चीज। ऐसे नहीं झुकती कि आपको दिखता है कि आप तो भागोगे, खत्म। पुलिस के पास सबसे आसान तरीका होता है लाठीचार्ज करना, किसी भी विद्रोह को खत्म करने के लिए, किसी भी धरने को खत्म करने के लिए, वो करती है ना। और हमेशा याद रखो, अगर आपके पास मजबूती है, आपके पास एकता है, तो बड़ी से बड़ी चीजों को झुकना पड़ा है, ये इतिहास गवाह रहा है। बहुत बार धरने हुए और बहुत बार सफल हुए, लेकिन कब? जब शिक्षक और छात्र एकता रही है हर जगह। अकेले एक व्यक्ति से, अकेले शिक्षकों से नहीं होने वाला, अकेले अब
बच्चों के साथ भी अगर ये हो रहा है तो भी नहीं होगा। भाई आपके लिए शिक्षक खड़े हैं, अगर शिक्षक खड़े हैं तो फिर शिष्य को भी सामने आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये आप ही के भविष्य की बात है। आप ध्यान से सोचकर देखो बड़े आराम से कि यार ये जो स्ट्रगल हो रहा है, ये जो गलत अभी आपने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ियों के साथ भी गलत होगा इन चीजों में। एग्जाम के अंदर आप देखो ना, बहुत सारे एग्जाम, अगर मैं बात करूं यूपीए सुपर टेट 2018 की, बाप और बेटों ने एक साथ पेपर दिया है उसका। मैं इसका गवाह हूं, मेरे बैच के अंदर पिताजी और बेटे एक साथ बैठे हैं, पेपर लिख रहे हैं एक साथ। आप सोचो, जहां पर पिताजी 58 साल के हैं या 50 साल के हैं, 10 साल की नौकरी में क्या कर लेंगे भाई? क्यों ऐसी 50 साल हो गई क्या? नहीं, भर्तियां ही आपकी 5-5, 10-10 साल में आती है, वो भी नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी आप एज काउंट उसी साल से करते हो जिस साल आपने नोटिफिकेशन दिया। तो बाकी सालों में क्या हुआ? इसमें किस छात्र की गलती है, किस शिक्षक की गलती है, ये बताइए जाए। ये सिस्टम की गलती है। और जब सिस्टम से बोला जाता है कि आपने जब तक नहीं निकाला आप उसका एज रिलैक्सेशन दीजिए, तो इनका मुंह बंद हो जाता है। सिस्टम उस पर कोई जवाब नहीं देती, चुप भी बस आ जाती है बिल्कुल। इनसे आरटीआई के जरिए कोई भी बात पूछी जाए तो ये बोल देते हैं वेबसाइट पर देखिए, कोई भी न्यूज अपडेट होगी वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। भाई वेबसाइट से देखनी थी तो हम खुद ही देख लेते। आरटीआई क्यों डाली गई आपके लिए? क्या आपके पास एडवांस में उसकी इंफॉर्मेशन है? भाई साइट पर डालोगे तो आप ही, कोई बाहर का तो आगे डालेगा नहीं, किसी विज्ञप्ति को या किसी भी नोटिफिकेशन को डालोगे तो आप ही। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तब एक्शन लेते हैं जब इनके ऊपर आ जाती है चीज। बिल्कुल समझ रहे हो? पूरा का पूरा सिस्टम ही अजीब हो रखा है भाई। बिल्कुल आप लोगों को चाहोगे आप चुप बैठ के कर लो, चुप बैठ के कुछ नहीं होता बेटा, याद रखो। हो सकता है कि आप किसी बात की शुरुआत करो, हम नहीं जानते कि हमारे किस काम से क्या परिणाम होंगे, लेकिन यह जरूर बात है कि अगर काम किया तो कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होगा, यह निश्चित है। अगर कुछ नहीं किया तो यह जरूर निश्चित है कि कुछ भी नहीं होना। फिर यह हमारे ऊपर है कि हमें कुछ बदलना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना जहां है वहीं रहिए। फिर सिर्फ हम बोल सकते हैं कि भाई 5 साल हो गए भर्ती नहीं आ रही, भाई एक्शन नहीं लिया ना उसके खिलाफ। आज जब सब एक साथ सामने आ रहे हैं तो हाथ मत आइए, आधी चीजें हमेशा रह जाती हैं। या तो किसी काम को करो तो पूरा करो, शिद्दत से करो, वरना करो मत। अब जब आपकी गूंज उठ चुकी है इस चीज को लेकर कि भाई सब चीजें सही होनी चाहिए, प्रॉपर पेपर लिया जाए, प्रॉपर रिजल्ट दिया जाए, प्रॉपर वैकेंसी आए, तो इस पर सारे शिक्षक सारे छात्र एक साथ एकजुट होने चाहिए, तभी यह बात इनके कानों में गूंजेगी। वरना जैसा चल रहा है आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। याद रखिएगा ये चीज। जैसा कि पवन सर ने आपको बताया, अभिषेक हमारे टीचिंग परिषद का एक सदस्य है। 22 साल उम्र है उसकी। कितनी? 22 साल। 22 साल का छोटा बच्चा है वो। उस 22 साल के छोटे बच्चे को घसीटा गया, मारा गया और पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। क्या गलती है उसकी? वो तो सिर्फ दानिश सर के साथ गया था आप लोगों के लिए, उसको भी घसीट के मार के अंदर भेजा गया। ये है हमारा देश। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पकौड़ा तलिए। मैं सब बच्चों को यही कहता हूं, बेटा आप पकौड़ा तलिए, आप भजिया तलिए, इसमें ही नौकरी है। आप भूल जाइए सरकारी नौकरी, पकौड़ा तलिए, उससे ही तो आएगा, उससे ही तो रोजगार बढ़ेगा, है ना? हम लोग पढ़ते ना इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र तो है ही नहीं हमारे देश में, द्वितीय क्षेत्र है नहीं ना, तृतीय क्षेत्र में नौकरियां है ना? पकौड़ा तलिए जी, पकौड़ा, पकौड़ा तल के ही तो रोजगार आएगा, है ना? अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं, हम चाइना को ले जाएंगे, हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे, हम रशिया से आगे चले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। शिक्षा की अवस्था देखिए आपने, दुनिया की शिक्षा कहां से कहां पहुंच चुकी है। यार आपकी शिक्षा देखिए, आपकी शिक्षा देखिए, करप्शन इंडेक्स में आपका नंबर 1 रैंक है, पासपोर्ट रैंकिंग में आपका रैंक देखिए, एसडीआई में आपका रैंकिंग देखिए, हंगर इंडेक्स में आपका रैंकिंग देखिए, तब आपको समझ में आए। लेकिन क्या आप लोगों को ये थोड़ी ना दिखाई देता है? आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, भारत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे कौन करेगा आपके खिलाफ साजिश भाई? कौन करेगा आपके खिलाफ साजिश? आपकी शिक्षा प्रणाली ऐसी है, आपके खिलाफ कौन साजिश करेगा? आप खुद अपने खिलाफ साजिश करते हो। अगर ये पॉलिटिशियंस ना होते ना, अगर ये नेता लोग ना होते, ये भ्रष्ट नेता लोग नहीं होते, तो आज हम कहीं का कहीं पहुंच गए होते। आज ये देश 70 साल में कहां से कहां निकल गया होता। आज ये देश अमेरिका को पीछे छोड़ता, चाइना को पीछे छोड़ता, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते। सोचा है कभी? क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए, आप सवाल पूछोगे भाई, आप लोग सवाल पूछोगे, आप लोग जवाब मांगोगे। इनके पास सवाल नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, तो ये हमेशा चाहते कि आप अनपढ़ रहे। पुराने जमाने में राजा चाहता था कि जनता अनपढ़ रहे, और आज के जमाने में नेता चाहता है कि इंसान अनपढ़ रहे। क्योंकि जब तक आप अनपढ़ रहोगे तब तक आप बोलोगे कि ये भगवान की दिया हुआ है,
जो हमारी गरीबी है ऊपर वाले की वजह से, आप नेताओं से सवाल थोड़ी ना करोगे। आप नेताओं से सवाल थोड़ी ना करोगे। आपके घर के सामने रास्ता टूट जाता है, नेताओं से सवाल मत करो। पुलिया टूट जाता है, नेताओं से सवाल मत करो। लोग मर जाते हैं, नेताओं से सवाल मत करो। शिक्षकों को मारा जाता है, नेताओं को सवाल मत करो। स्टूडेंट्स को मारा जाता है, नेताओं को सवाल मत करो। नौकरियां नहीं है, नेताओं को सवाल मत करो। तो किसको करे, किसको सवाल करे बताओ भाई? मेरे पड़ोसी से सवाल करूं? वोट किसको दिया था? तुमको दिया था भाई। हमसे सवाल ना करो। पार्लियामेंट में आपसे सवाल पूछते, आपसे सवाल पूछते, आप जवाब नहीं देते। स्पीकर साहब आपको नीचे बिठा देते, चेयरमैन साहब आपको नीचे बिठा देते, आपको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है अगर आप सवाल करोगे तो। बताओ भाई क्या करें? सवाल पूछ, मतलब सवाल पूछना ही मुश्किल हो गया। और गोदी मीडिया तो पता है कितनी मीडिया हमारी सवाल पूछती है। बताओ भाई, हमारी मीडिया कितनी सवाल पूछ, कितने मीडिया ने शिक्षा के ऊपर सवाल पूछा? कहां गए वो चैनल? वो सारे चैनल कहां गए? ये बड़े बड़े जो चैनल दिल्ली में बैठे रहते हैं, लटियंस मीडिया जिसको कहते हैं हम लोग, कहां है ये दिल्ली की मीडिया? चुप क्यों है? क्यों स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही? अभी अगर आ जाए तो भाई न्यूज आ जाएगा कि फलाने नेता का बर्थडे है, फलाने नेता ने फलाने नेता को बर्थडे को विश किया। फालतू चीज आपको लेके जाना है, फालतू चीज के ऊपर आप डिस्कस करेंगे, फालतू चीज को आप प्राइम टाइम बनाएंगे। लेकिन शिक्षा को आपने कभी महत्व नहीं दिया, गरीबी को आपने कभी महत्व नहीं दिया, रोजगार को आपने कभी महत्व नहीं दिया। तो जिस देश की मीडिया ऐसी हो, जिस देश का नेता ऐसा हो, जिस देश का सिस्टम ऐसा हो, जिस देश की प्रणाली ऐसी हो, उस देश का क्या ही होगा भाई? उस देश का क्या ही होगा? केवीएस की वैकेंसी नहीं निकाल रहे, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। बच्चों को कंफ्यूज करके रखा है कि इलेक्शन से पहले होगा, इलेक्शन के बाद में होगा। टीआरई 1 to 2 करा दिया आपने, 3 और 4 न जाने कब होगा, भगवान जाने। और जब जब इलेक्शन आता है तब लोग आप वैकेंसी लेके आते हो, जब जब इलेक्शन होता है तब तक आप वैकेंसी लेके आते हो ताकि आपको वोट मिले। भाई ये क्या है? अन्य देशों में ऐसा होता है क्या? इलेक्शन जीतने के लिए नौकरियां दी जा रही है, इलेक्शन जीतने के लिए नौकरियां दी जा रही है। हमारे देश में ऐसा होता है। और जॉब तो ऐसा देते हैं कि जैसे भीख दे रहे आप लोगों को, भीख दे रहे, जॉब नहीं दे रहे, भीख दे रहे भाई साहब आपको। भीख, ये लो भीख ले लिया, ये लो और खुश रहो। 5 साल सवाल मत पूछो, 5 साल कुछ मत करना, दे दिया ना अभी नौकरी, अभी कुछ सवाल मत पूछना। ये है हमारे देश की प्रणाली। ताकि ये लोग बताए वैकेंसी क्यों लेके आते हैं इलेक्शन से पहले? ताकि इनको वोट मिले, ताकि इनको वोट मिले। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सारी स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली। 5 साल में क्या किया आपने? बीच में आपने क्या किया? बीच में तो कोई नहीं आया। वेतन क्या आपने शिक्षकों के वेतन बढ़ाए? शिक्षकों के वेतन बढ़ाया आपने? आपका वेतन देखा है कितना है? अगर कोई पॉलिटिशियन एक दिन के लिए भी एमएलए या एमपी बनता है, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती है। क्या टीचर्स को पेंशन मिलती है? टीचर्स को तो पेंशन नहीं मिलती। पार्लियामेंट की कैंटीन में 20 रुपए 30 रुपए से खाना मिलता है, इनको जरूरत है? बिजली मुफ्त मिलती है, घर मुफ्त मिलता है, ये किसको मिलना चाहिए? ये एक शिक्षक को मिलना चाहिए। हमारे देश में शिक्षक प्राउड फील करना चाहिए। गरिमा तो है नहीं शिक्षक बनने में, क्या कर लोगे शिक्षक बन के भी? बेइज्जती सरकार और प्रताड़ित करती है, सिस्टम और प्रताड़ित करता है। शिक्षक बनेगा क्यों कोई व्यक्ति शिक्षक क्यों बनेगा? क्या बना है शिक्षक बनने में? मोबाइल उठाओ, इंस्टाग्राम पे चलो, नाचो गाओ, उसमें तो पैसा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात की है सर आपने। पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? वही चल रहा है क्योंकि उन सभी को पता है कि वो स्कूल बंद करने पे लगे हैं। आपने यूपी में देखा होगा, अभी यूपी में क्या किया भाई साहब, जहां पर स्कूल में संख्या कम थे विद्यार्थियों की, भाई साहब उनको बंद कर जो है एक ही स्कूल में वो तब्दीली कर रहे हैं। अरे कारण क्या है वो तो बताइए। अगर मान लीजिए आप स्कूल्स को अगर बंद कर रहे हो तो भाई साहब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने लेनी चाहिए। अगर बच्चा कोई अगर वो शिक्षा लेने के लिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अगर नहीं पढ़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सरकार ने ही लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। जब हम आपको चुना भाई साहब और चुन कर देते भाई साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि भाई साहब आप अच्छी शिक्षा दो, आप अच्छा स्वास्थ्य दो, आप रोजगार दो। और आजकल तो सभी को पता है कि भाई साहब शिक्षा ही रोजगार बन चुका है। अगर मान लीजिए वही अगर आप नहीं दे पाते तो भाई साहब क्या मतलब इन सभी चीजों का? मैं अभी वही चेक कर रहा था कि जैसे सर ने अभी शुभम सर ने जो है भाई साहब मीडिया की बात की है ना, किसकी बात की है? मीडिया की बात की है। और मीडिया में अभी मैं वही देख रहा था कि कितने ऐसे चैनल्स है
जो बता रहे कि भाई साहब एसएससी और अभ्यर्थी और शिक्षक के लिए भाई साहब जो अभी आज आंदोलन हुआ था दिल्ली में, क्या वहां पर हुआ है, क्या वहां की स्थिति है, ये बताने वाला कोई भी न्यूज चैनल आज मुझे नहीं दिखाई दिया। क्यों? और इसीलिए भाई साहब, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि इस आंदोलन को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज वाला, कोई भी न्यूज चैनल आगे आने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी भाई साहब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जहां पर गवर्नमेंट भाई साहब दाना डालते हैं और भाई साहब ये चुपते रहते हैं। और यही बात है भाई साहब जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ रहे और कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो भला ये हमें सपोर्ट ना करे, पर हम खुद को सपोर्ट करेंगे, हम खुद को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सहारा बनेंगे, एक दूसरे को आगे लेके जाएंगे और एक दूसरे की परेशानी जानकर हम इसे आगे जाकर इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान को हमने देखा दिया है भाई साहब, वो है हमारा रोजगार का। और यहां पर देख पा रहे हो यहाँ पे शिक्षकों को रोकने के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर जो है ये पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, ये पुलिस वाले यहाँ पर खड़े। इन पुलिसों को बनाने वाले कौन है? इन पुलिस वालों को बनाने वाले कौन है, बताओ मुझे। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, हाल देखिए क्या है भारत की हमारी, है ना। पिछली बार भाई साहब फार्मर्स लोगों का आंदोलन हुआ था, वहां पे भी उनको इसी तरह से लथड़ा गया था। अब शिक्षकों भी लथड़ा जा रहा है। पर एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हम अगर इसे नहीं सपोर्ट कर पाए, इसे हम अगर नहीं लेके पाए, तो आने वाली पीढ़ी हमें ये पूछेगी कि क्यों नहीं। आपका बेटा जब बड़ा होगा तो बोलेगा, अगर उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो नहीं, हम लोग होंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब मौका था, जिस मौके पर हम भाई साहब अपने आने वाली पीढ़ी को एक न्याय देना चाह रहे थे, न्याय दे सकते थे, वहां पर हमने न्याय की बात नहीं की। और इसी को आपको ध्यान में रखना है कि हम आगे लेके जाएंगे। और ये करंटली जो है एक नई कंडीशन जो है हमें पता चलिए, उसे आप देख लीजिए और देखिए क्या हालत वहां पर है। देखो कितनी बुरी हालत है हमारे भारत की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों की बात सुनी नहीं जा रही है। और सबसे बुरी बात ये लग रही है कि भाई साहब इन पुलिस वालों को, जो अभी ये पुलिस वाले बने हैं ना भाई साहब, यहाँ से 90% से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाने वाला भी एक शिक्षक होगा। एक बात मुझे बताइए,
पुराने जमाने में हमारे भारत की संस्कृति ये बोलती कि अगर कोई शिक्षक अगर मिलता है तो उसे गुरु दीक्षाना में दक्षिणा में कुछ ना कुछ दिया जाता है, और ये वो गुरु दक्षिणा है, ये जो हमें आज मिल रहा है। और यही आशा है। कलयुग जो चल रहा है ना भाई साहब, ये कलयुग का अंत है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से एक शिक्षक को बिना किसी रिस्पेक्ट से कॉलर पकड़कर खींचा जाए, है ना, जिस तरह से शिक्षकों को भाई साहब लथाड़ा जाए, और वही विद्यार्थी उसका जिसने उस टीचर ने जिसकी लाइफ बना के दी भाई साहब, जिसको पढ़ाया, जिसे लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि भाई साहब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन और भाई साहब जो भी है उसको सहारा दे सके। आज वही अभ्यर्थी, वही विद्यार्थी आज पुलिस बनकर, उन कुछ नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर जो है इस शिक्षक को देखो कितना अच्छा वो जो है भाई साहब आप गिफ्ट दे रहा है। जस्ट इमेजिन करिएगा, ये हालत है हमारे भारत देश की, ये हालत है हमारे भारत देश की। और शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश, लगभग 4 ट्रिलियन जिसकी इकोनॉमी है भाई साहब, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भाई साहब, और वर्ल्ड में टॉप 5 में आने वाली हमारी कंट्री एक साधारण सी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकती है, साधारण सी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकती है, ना ही उसमें कुछ पारदर्शिता होती है, ना ही भाई साहब असलियत होती है। आजकल में जो बात बोली स्टार्टिंग में कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो सही बात जो है यहां पर साबित हुई नजर आती है। भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में अगर आपका बाप या भाई साहब आपकी मां अगर होगी तो भाई साहब बेटा भी गवर्नमेंट में जाता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब वो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल वो जॉब कर इतना पैसा तो कमा लेता है कि भाई साहब आने वाले समय में जो भी भर्ती आती है अपने बेटों को भी भाई साहब वही पैसा भरकर वो लगा देगा। और इसलिए बोल रहा हूं कि ये परंपरा चलती जाएगी और हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका, मेरा या ये सभी सिस्टम में फैला हुआ ये जो भाई साहब गंदगी है हमको खाई जा रही है, और इसे अगर उठना है। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो भाई साहब कितनी वैकेंसी निकले जी भाई साहब? यहां पर हमने बताया कि भाई साहब 12 लाख रोजगार देने का वादा बिहार सरकार ने किया था, और उन्हें एक आंकड़ा भी निकाला था लगभग 12 लाख जो रोजगार उन्होंने दिया। पर वहां से गवर्नमेंट जॉब शिक्षकों की बात करता हूं लगभग 2.5 लाख उन्होंने देने की बात की। पर हर बार आप देखिए भाई साहब, ना ही वो भाई साहब डोमिसाइल की कुछ बात कर पाए, ना ही भाई साहब उन्होंने जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर पाए, और ना ही आने वाली जो वैकेंसी है, 1 साल हो गया, मुझे अभी भी याद है सितंबर महीने में भाई साहब हमने यूट्यूब जो भाई साहब नई टीआरई 4.0 के लिए हमने क्लासेस शुरू किए। ये आने वाले सितंबर महीने में हमें भाई साहब 1 साल होने को आएगा, टीआरई 4 आएगा और आ ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। देखो आ गया। अभी भाई साहब जब प्रेशर बढ़ा, जब इलेक्शन आए, तब जाकर सरकार की आंखें खुली और उन्होंने बताया कि हम अधियाचना जारी करेंगे। अधियाचना जारी करने के बाद पहले बताया जा रहा था कि भाई साहब मई महीने में ही हमारी एग्जामिनेशन हो जाएगी, उसके पहले मार्च महीना बता दिया, आते आते अभी अगस्त महीना शुरू होने को आया है। अभी तक हमें ना ही अधियाचना देखने को मिली है और ना ही नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। जितने भी सूत्र सब उनके पता लगाकर हमने हमेशा बच्चों को मोटिवेट रखने की कोशिश की, हमेशा हमने यही आपको बोला है कि बच्चों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आएगा करते करते बस अब 1 साल निकलने को आया है। एक बात मुझे बताइए, एक लड़की कितनी राह देख सकती है, एक बेटा कितना राह दे सकता है? कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते, क्योंकि भाई साहब उनके माता पिता जो है कर्जा उठाकर बेचारे उनको पढ़ाते, बाहर देश में भेजते कि भाई साहब बाहर राज्य में जाकर भाई साहब पढ़ाई करो, ताकि हमारा बेटा, हमारा लाल या हमारा बेटा, हमारी बेटी जो है भाई साहब गवर्नमेंट जॉब लगकर हमारी जो किस्मत बदल देगा। क्या हो रहा है इस देश में? नहीं हो पाएगा। जब हमारे देश में अगर शिक्षकों की ये हालत की जा रही है, ये इंसान, इसको कोई जरूरत नहीं है। अजय क्या जरूरत है मुझे बताओ, क्या जरूरत है इस इंसान को वहां पर जाकर जो है अपने भाई साहब पुलिस वाला इस इंसान को अगर कॉलर से पकड़कर खींच के लेके जाता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर भाई साहब उसे नीचे बिठा रहा है, क्या यही वो मान सम्मान है जो कि एक शिक्षक को देना चाहिए? वो भी तो जो पुलिस वाला है उसे भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, क्या उसे वही शिक्षा दी गई है? नहीं, ये शिक्षा किसी मोल की नहीं है, याद रखिएगा। और अभी वो समय आ गया है, अगर शिक्षकों की ये हालत की जा रही है तो आने वाले समय में आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जो है भुगतेंगे, हमारा भारत देश भुगतेगा। क्योंकि अभी हमारी 60% से भी ज्यादा जो युवा पीढ़ी है, अगर वह अभी जागृत नहीं हुई तो याद रखिएगा आने वाले समय में ये जब बूढ़े हो जाएंगे तो इनके आने वाले बच्चे, इनके जो आने वाली पीढ़ी रहेंगी, वो हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि मम्मी पापा आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया बेटा,
जब आंदोलन करना था मैं घर बैठकर ना मोबाइल में रील देख रहा था। यही करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर वहां पे शामिल नहीं हो पाते हो, तो एक बात याद रखिएगा, आप कम से कम जो है इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हो। जहां पे भी आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको केवल और केवल लोगों को जागृत करने के लिए ही करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ना ही केवीएस, ना ही सीटेट, ना ही बीएसटेट, ना ही बीपीएससी, ना ही डीटीपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन भाई साहब आप तक कंडक्ट किए, सभी में कोई ना कोई घोटाला हुआ है। पर इस घोटाला को अगर रोकना है, इसके लिए सही व्यवस्था और सिस्टम अगर बननी है, तो आज हमें जागृत होना है और एक बनकर इन सभी शिक्षकों का साथ देना है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। जो साथ देना चाहता है वो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर वी आर विथ यू, बताएंगे और अपनी ऊर्जा को और बलशाली बढ़कर सूरज की तरह जो है, एक आंधी की तरह, तूफान की तरह, आग की तरह इस बात को पूरे भारत में फैलाना है, ताकि इन लोगों को इन अब मेरे मुंह से तो गाली निकल रही है, पर जान दीजिए एक शिक्षक होने के नाते जो है थोड़ा संभाल के रखा हो। पर याद रखिएगा, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो अब आपके हाथ में ही सब कुछ है। हमने तो हमारे ओर से जितना प्रयास करना था हम प्रयास कर रहे हैं, हम वहां पे कूद चुके हैं, आग में कूद चुके हैं। पर इस आग को कितना हवा देना है, इसको आग को ज्वालामुखी में अगर परिवर्तित करना है, तो ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में छोड़कर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को विनंती करता हूं कि भाई साहब शामिल हो जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।